और हम लोग ठंडी गर्मी हो बरसात हो मेहनत मजदूरी करके कमाने और खाने का काम करते। हम लोग कोई परजीवी लोग नहीं, हम कमेरा समाज के लोग हैं। कड़ाके से कड़ाके की ठंडी में भी काम करने का काम करते हैं और कड़ी से कड़ी धूप में भी काम करने का काम करते हैं। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका जो वाजिब मूल्य होना चाहिए और इस देश में जो हमें हमारे हक अधिकार मिलने चाहिए वो हक अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमको समझने की जरूरत है कि केवल खेत और खलिहान में काम करने से हमें हमारा भला नहीं होने वाला है, बल्कि जो लड़ाई मेश्राम साहब लड़ रहे हैं इसमें भी चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमें डट करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी हमारा भला हो सकता है। इसलिए जो साथी जाने की सोच रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक मेश्राम साहब का भाषण खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको इस ग्राउंड के बाहर जाना नहीं। साथियों, इस देश में आजादी को 74-75 साल हो रहे हैं और 74-75 साल की आजादी में जो मुल्क के हालात हैं वो हालात बहुत ज्यादा खराब करके रख दिए गए। अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। हालत तो यहां तक खराब हो गई है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, मगर जब वो राष्ट्रपति मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। साथियों, शेड्यूल कास्ट के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो आम लोगों के क्या हाल होंगे हम लोग समझ सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है, गोलियों से मारा जा रहा है और उनकी जमीनों को अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देने की बड़े पैमाने पर साजिश हो रही है। आदिवासियों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। जब सिख लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो सिखों को इस देश में खालिस्तानी कहा गया। क्रिश्चियनों के चर्चेज पर हमले हो रहे, बुद्धिस्टों के जितने ऐतिहासिक प्लेस है उस पर मनुवादियों का कब्जा करवाया जा रहा है और जो इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कभी उन्हें पाकिस्तानी कहा, कभी उन्हें आतंकवादी कहा। मुसलमान इस बात को सफाई देने में ही 74 साल से परेशान है कि हम भी इसी देश के हैं, हम इस देश के वफादार हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम विदेशी नहीं हैं। केवल सफाई देने में परेशान है, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। और हालत तो इतना ज्यादा बिगड़ गए हैं कि आजकल मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता। मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को पीट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। यहां तक हालात बिगड़ गए हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, आधी से अधिक आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74-75 साल हो रहे हैं। जब देश पर अंग्रेजों का राज था तो हमारे बुजुर्गों को यह बात समझाई गई थी, हमारे बुजुर्गों को यह बात बताई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं, अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन आजादी के 74-75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर 52 से 60% आबादी जो पिछड़े वर्ग की है, पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग रैली कर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी खर्चे से भी रैली कर रहे हैं, कुछ जिलों में तो बाकायदा पीडब्ल्यूडी से बजट ही पास कर दिया
दिया गया उनकी रैली के लिए। रोडवेज की बसें लगाकर रैली की जा रही है, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती बुलाकर रैली की जा रही है, और उस रैली में बताया जा रहा है कि लाल टोपी वालों से खतरा है। मतलब रैली सरकारी पैसे से कर रहे हो और बोल राजनीति रहे हो, आप बता रहे हो कि लाल टोपी से खतरा है। और जब दूसरे लोग रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें देखकर वो लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कह रहा है कि हमको वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएगा, दूसरा कह रहा है कि हमको वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन आपके हक अधिकार की बात कौन कर रहा है? आपके हक अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। दोनों डर दिखाने में लगे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएगा, वो कह रहा हमको वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन आपके रिजर्वेशन प्रमोशन की बात, आपकी जाति आधारित गिनती की बात, आपकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कौन कर रहा है? कोई भी दल, कोई भी पार्टी करने के लिए तैयार नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएं, हर खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और काला धन वापस लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी रात को टीवी पर 8 बजे आ गए और कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोग और ज्यादा खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात हो गई। क्या अच्छी बात हो गई? अब जितने काला धन रखने वाले थे, जितने उद्योगपति थे, जितने पूंजीपति थे, जितने भ्रष्ट नेता थे, जितने भ्रष्ट अधिकारी थे, अब वो सब सड़क पर आ जाए और हमारे साथ ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, सब्जी बेचेंगे। जैसे हम हैं वैसे ही बड़े बड़े अधिकारी, उद्योगपति, पूंजीपति भी हो जाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि अब लाइनों में नोट बदलने के लिए उद्योगपति, पूंजीपति भी लगेंगे। लेकिन साथियों, एक भी उद्योगपति, एक भी पूंजीपति, एक भी भ्रष्ट नेता, एक भी भ्रष्ट अधिकारी लाइनों में नहीं लगा। लाइनों में अगर कोई लगा तो देश की गरीब जनता लाइनों में लगी और देश की गरीब जनता लाइनों में लग करके मर गई। बहुत सारे लोग मर गए और इतना ही नहीं हुआ, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, बहुत बड़ी आबादी इस रैली में महिलाओं की आई हुई है, आधी आबादी समाज की है महिलाओं की। हमारे घर में एक बहुत बढ़िया बैंक होता है जो महिलाओं का बैंक होता है। महिलाएं घर में जो आप खर्चा देते हैं उस खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा करके वो सुरक्षित रखती है। और जब कभी घर पर संकट आता है, परिवार पर संकट आता है, बेटे की फीस जमा नहीं हो रही होती है, आपका इलाज नहीं हो रहा होता है, बच्चे का इलाज नहीं हो रहा होता है, तो महिलाएं वो पैसा निकाल कर देती है कि लो भाई, ये पैसा हमने रखा था, ये ले लो, बच्चे की फीस जमा कर देना, ये ले लो, इलाज करा देना बच्चे का और फिर हमें वापस कर देना। हम सभी जानते हैं हम कभी वापस नहीं करते हैं, मगर वो संकट के समय में वो पैसा हमारे काम में आता है जो महिलाएं बचा बचा के रखती है। लेकिन जब नोटबंदी हो गई तो वो जो पैसा था वो पैसा भी हाथ से चला गया। हमारी महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा हाथ से चला गया और वो पैसा निकल गया, वापस नहीं आया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि हम तो 15 लाख की उम्मीद कर रहे थे और 15 लाख की छोड़ो, जो रखा हुआ था वो भी चला गया। 2014 में मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। हमारे लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं, अपने आदमी है, चाय बेचने वाले हैं, मतलब गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं, नरेंद्र मोदी जी भी गरीब है, नरेंद्र मोदी जरूर हमारा भला करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी को हमारे लोगों ने वोट दिया और वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया, पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया, पिछड़े वर्ग को बजट में कोई पैसा नहीं दिया। वैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वोट लेने के लिए सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट देने के लिए ओबीसी को एक पैसा नहीं दिया, बल्कि पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ
सबका साथ, पूंजीपतियों का विकास और देश का सत्यानाश, ये असल में मोदी का नारा है। हमें समझने की जरूरत है। एक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे जो पिछड़े वर्ग के थे, उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दिया, जाति आधारित गिनती का फैसला किया तो कांग्रेस के लोगों ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी कुर्सी चली गई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। और एक नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं और आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। 2017 का चुनाव आया, केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया, कहा केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे लोगों ने सोचा चलो दिल्ली में मोदी को प्रधानमंत्री बना लिया, उत्तर प्रदेश में योगी को उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बना लेते हैं। समर्थन केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मिला, बहुमत बीजेपी को मिलते ही केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। जिसको कुर्सी देनी थी उसको स्टूल पर बिठा दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। अब आप लोग बताओ, कौन सी बिरादरी की कुटाई पिटाई नहीं हो रही है, किसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। बलिया के लोग यहाँ आए हैं, बलिया में एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को, पाल बिरादरी के बच्चे को पुलिस और एसडीएम के सामने गोली मार दी गई। केवल एक उदाहरण नहीं है, हर बिरादरी के लोगों को मारा गया, हत्याएं की गई, फर्जी एनकाउंटर किए गए। एक बात और हमारे लोगों को बताई गई थी कि अखिलेश की सरकार आती है तो सारा यादव नौकरी ले लेते हैं, मायावती की सरकार आती है तो सारा चमान नौकरी ले लेते हैं, हमारी सरकार बनाओ तो सारी नौकरियां आपको मिलेगी। हमारे लोगों ने सोचा बीजेपी की सरकार बनाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या साथियों, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, बादा यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, एपीआई की भर्ती हुई वो मामला उठाकर देख लो, कहीं भी आपको हक अधिकार नहीं मिला, बल्कि एक जाति के लोगों को केवल अधिकार दिया गया। और इतना ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाकर देख लो, आज भी बच्चे वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर आए दिन लाठीचार्ज करती है ये सरकार। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी ने बनाया था तो बहुत डंका पीटा था, हमने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, लेकिन आज वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि पिछड़े वर्ग का हिस्सा दुबे जी खा गए, चौबे जी खा गए। तो आज उसकी बात ना योगी जी मानने को तैयार है, ना मोदी जी मानने को तैयार है। साथियों, आज धोखेबाजी हमारे साथ हो रही है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की प्रतियां जलाई गई है, लेकिन हमको यह भी समझने की जरूरत है कि कुछ लोग टीवी पर बैठकर ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना है इसलिए हमको वोट दो, लेकिन जब उनकी सरकारें थी रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला आया तो संसद के अंदर रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल फाड़ा गया। बहन जी ने अगर सही आंकड़े हाई कोर्ट में दिए होते तो रिजर्वेशन प्रमोशन गया नहीं होता, बल्कि रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा होता। और अगर अखिलेश यादव और बहन जी मिलकर के ये तय करते कि चलो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन प्रमोशन है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन दे दो और हम दोनों मिल करके एससी और ओबीसी दोनों के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन लागू कर देते हैं तो मिल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। जब पहली बार अनिल यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया और पहली बार सही तरीके से आरक्षण लागू किया, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को फायदा होने लगा। जब ये फायदा होने लगा तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव ने अनिल यादव की बात नहीं मानी बल्कि रंजना वाजपेयी की बात मानी और त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म कर दिया गया। पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हो गई। 13 पॉइंट रोस्टर के समय ये लोग चुप थे और एनआरसी सीए के समय ये लोग चुप थे। सवाल आरक्षण का इन लोगों ने संसद में समर्थन किया जो कि असंवैधानिक था और 60% आरक्षण की मांग पिछड़ों के लिए नहीं की। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है। आज जो रोना रो रहे हैं कि संविधान खतरे में है इसलिए हमें वोट दो, उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमें केवल हराने और जिताने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला हमें विकल्प खड़ा करने की जरूरत है। और आज हमारे सामने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा लेकर के एक ऐसे शख्स आए हैं जो 45 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब भी आपके हक अधिकार का मुद्दा हो, चाहे जाति गिनती का मुद्दा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी सीए का मुद्दा हो, चाहे नीट में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो, रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो, हर समय सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। और केवल लड़ा ही नहीं है बल्कि आरएसएस बीजेपी और मोदी को मौकी भी खानी पड़ी है, हराने का काम भी किया है और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके ईवीएम में 100% पेपर ट्रेल लगाने का काम भी माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया है। इसलिए
लिए हम पक्की गारंटी, यकीन और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र अगर कोई बचा सकता है तो माननीय वामन मेश्राम साहब बचा सकते हैं, क्योंकि आरएसएस को अगर कोई पराजित कर सकता है, आरएसएस केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश भर में है। अगर आरएसएस के मुकाबले का संगठन किसी के पास में है, आरएसएस के मुकाबले की विचारधारा किसी के पास में है, तो केवल वामन मेश्राम साहब के पास में है। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वामन मेश्राम साहब है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो वामन मेश्राम साहब की अगुवाई में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना है, इसका समर्थन कर रहा है। और आप सभी से हम कहना चाहते हैं कि अपना एक एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को देने का काम करें, ताकि उत्तर प्रदेश में एक विकल्प खड़ा हो। और जैसे सड़कों पर लड़कर वामन मेश्राम साहब आरएसएस को झुकाने का काम कर रहे हैं, वैसे पार्लियामेंट से 2022 में योगी को खदेड़ कर उत्तराखंड भेजा जाए और 2024 में भी आरएसएस बीजेपी को देश की संसद से खदेड़ने का काम किया जाए। इसके लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मुल्क।